फिर बारी है 100 में 100 की। कैसे होगा? तो एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझकर, एक एक क्वेश्चन को बस उतना ही जो परीक्षा में आ रहा है, बस उतना ही पर तो चलना है रे भैया। तो आइए आज परावर्तन की सारी खेल को देखते हैं, कहां कहां क्वेश्चन है उस सब को ढूंढते हैं और तैयारी करते हैं। चलते हैं परावर्तन को देखते हैं। परावर्तन आज का हमारा टॉपिक है। परावर्तन से रिलेटेड, प्रकाश की परावर्तन से रिलेटेड आज हम सभी टॉपिक को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला चीज हम यह देखेंगे कि परावर्तन है क्या। परावर्तन क्या है? परावर्तन यह है कि हमारे हाथ में कोई आईना है और उस आईना से हम क्या करते हैं कि जब उस आईना को हाथ में लेते हैं और सूर्य की प्रकाश जो आती है उसको मैं लेकर और उसकी जो प्रकाश आती है इसको मैं अपने किसी मित्र की आंखों में उसको झलकाता हूं और इस तरह से चमकाता हूं। तो ये जो खेल खेलते हैं, इसी खेल का तो नाम परावर्तन है रे भैया। जीवन में बचपन से खेलते रह गए, लेकिन ये नहीं जाने कि ये हो क्या रहा है। हो यही रहा है कि माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और प्रकाश के पथ को जो हम चेंज कर देते हैं, कहीं से कहीं की निगाहें और कहीं का इशारा जो करते हैं, कहीं से आता है प्रकाश और कैसी दूसरे की आंखों में भेज देते हैं। ये जो खेल खेलते हैं, इसी खेल का नाम है परावर्तन। इसी खेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी चीज को मैंने बताया है और इसी चीज की मैंने यहां व्याख्या की है कि बिना माध्यम में परिवर्तन किए हुए, बस छोटी सी डिफिनीशन है कि बिना माध्यम में परिवर्तन किए हुए प्रकाश के पथ में परिवर्तन, बिना माध्यम में परिवर्तन किए हुए प्रकाश के पथ में परिवर्तन की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात को हम लोग बांध लेंगे। इसी चीज को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो याद सिर्फ वही रखेंगे उस खेल को कि आईना से किसी दूसरे का आंख चमकाते हैं, ये खेल याद है तो प्रकाश का परावर्तन एकदम याद है। चलिए प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है रे भैया? इसका 2 नियम है। क्या है? तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रकाश तो आया, ठीक है भाई, प्रकाश आया और किसी सतह से टकराया और टकरा करके गया, आया और टकरा करके गया, बहुत सुंदर। और यहां से आया, तिरछा आता है और तिरछा जाता है। लेकिन यदि सीधा पड़े, ऐसे सीधा पड़ता है, तो जिस पर आए और उसी पर लौट जाए, इस रेखा को कहते हैं। जिस पर आए और प्रकाश उसी पर लौट जाए, इसको हम अभिलंब कहते हैं। इसको अभिलंब कहते हैं कि जिस पर प्रकाश आए और उसी पर लौट जाए, उसी को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रकाश आ रहा है और टकरा रहा है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा रहा है, जहां से एक सतह चमकीला है और दूसरा सतह क्या है? ओपेक है, यानी कि उस पर रंगाई पुताई किया हुआ है। ठीक है। तो ये आ रहा है प्रकाश, इस आने वाले प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। इस आने वाले प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। और ये प्रकाश जो जा रहा है, इस जाने वाले प्रकाश को हम परावर्तित किरण कहते हैं। एकदम माथा में एकदम क्लियर करके रखेंगे कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है। इसको हम माथा में नोट करके रखेंगे। तो वही बात मैंने कहा कि पहला नियम है कि यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। यही बात मैंने लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन जहां पर प्रकाश गिर रहा है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको कहते हो आपतन बिंदु। ठीक है। तो आपतन बिंदु पर, ठीक है ना, डाला गया अभिलंब,
ठीक है, ये सभी एक ही तल में होते हैं। एकदम आराम से लिख सकते हैं हम लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये हम लोग जान गए, पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम क्या है रे भैया, देखिए ये जो अभिलंब है, ये जो प्रकाश आ रहा है यानी आपतित किरण जो है और ये जो अभिलंब है, दोनों के बीच कुछ कोण बनता है। इसको हम मान लो आई से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और जो प्रकाश जा रहा है यह अभिलंब से जो कोण बनाता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। बस सब चीजों को जान गए, धीरे धीरे सब चीजों को जान गए। ठीक है, कि मैंने कहा कि यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यह जो कोण आई है यह कोण आर के बराबर होता है। तो दो बात हमने यहां देखा कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने यहां लिखा है कोण आई इक्वल टू कोण आर। परावर्तन का नियम बहुत विशेष भारी चीज नहीं है कि आएगा और ये जाएगा और ये जो अभिलंब है सब एक तल में है और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस इतनी सी बात यदि हम लोग डाल लेते हैं अपनी भेजा में तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दर्पण या परावर्तक क्या है, यानी हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश को चमका रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो हमने कहा कि वैसी वस्तु जिसकी एक पृष्ठ चिकनी हो, कोई वस्तु ले लो जिसकी एक पृष्ठ चिकनी हो, ऐसी है कि आता है प्रकाश पर से जाता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से क्या है कि दूसरी तरफ से रजतित है, यानी कि वो रंगा हुआ है। ठीक है ना, तो वही बात बताया मैंने कि वैसी वस्तु जिसकी एक पृष्ठ चिकनी एवं चमकीली हो तथा दूसरी पृष्ठ जो है उसका रजतित हो। तो आईना देखते हैं, आईना में क्या होता है, सामने का पृष्ठ चमकीला और पीछे का पृष्ठ रंगा हुआ रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण या परावर्तक कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब इसमें ये दर्पण जो है मेरा दो प्रकार का, मुख्यतः दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा गोलीय दर्पण की, लेकिन पहले हम देखें चर्चा समतल दर्पण की कि समतल दर्पण क्या है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल हो, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। बहुत विशेष बात नहीं। इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि जो हम लोग इमेज जो वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह हम देखने के लिए जरा सा देखते हैं कि उस प्रतिबिंब का अभिलाक्षणिक गुण कैसा होता है। तो कहीं नहीं जाना है, आपके घर में आईना लगे हुए हैं, उसी आईना से बात करनी है और सारा वहीं से रिला आपको समझ में आ जाएगा। हम आईना के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा जीभ निकालते हैं, मुंह हेट के देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं, सब देखते हैं, उसमें जाकर देखते हैं। उसी आईना को सामने रखेंगे और ये प्रतिबिंब उसमें मेरा कैसा बन रहा है, मेरा नाक उसमें कैसा बन रहा है, दांत कैसा बन रहा है, यही चीज को देखेंगे और हम सब बात कह देंगे। क्या? तो पहला बात मैं कह रहा हूं कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जब सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, तो प्रतिबिंब मेरा सीधा बनता है यानी काल्पनिक बनता है। तो हम लोग पहला बात तो एकदम याद है कि भाई मेरा प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना और सीधा बना। दूसरा कि इस प्रतिबिंब को हम किसी पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं, यह तय है। किसी पर्दा को लगाकर हम चाहे कि उस प्रतिबिंब को लगा दे वहां, ऐसा नहीं हो सकता है। दो बात जान गए। तीसरी बात जान रहे हैं कि जब हम उस दर्पण में जाते हैं और जितना बड़ा अपना नाक दिखाते हैं उतना ही बड़ा नाक उस दर्पण के अंदर भी बनता है, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार है वह बिंब के आकार के ही बराबर है। जितना बड़ा उंगली दिखाएंगे उतना ही बड़ा उंगली उसमें भी दिखाई देगा। तो यह बात हमको बताता है
कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 गुण जान गए, 3 गुण जान गए। चौथा गुण मैं कहता हूं कि ऐसा है कि मैं जब केस झाड़ता हूं तो अगर हम इधर मांग फाड़ते हैं तो दर्पणवा में हमको इधर मांग दिखाई देता है, यानी कि इधर फाड़ते हैं तो इधर दिखाई देता है, इधर फाड़ते हैं तो इधर दिखाई देता है। अगर दायां घूसा लगाते हैं तो उधर से बायां घूसा निकलता है। तो ये जो बात हम देखते हैं इसको हम कहते हैं कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी पार्श्व रूप से, बगल से उल्टा होता है। ठीक है, तो यही बात हुआ कि दाहिना फैट मारोगे उसमें तो दायां फैट मारेगा, दाहिना मारोगे तो बायां मारेगा, दाहिने मांग फाड़ोगे तो बायां दिखाएगा। तो ये दिखाई देता है हमको, तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। 4 बात जान गए। चौथी बात जान रहे हैं कि दर्पण के अगर हम नजदीक जाते हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी जितना दर्पण से मैं दूर रहता हूं उतना ही उसके पीछे बनता है दर्पण के, यानी कि मैं दूर चला जाता हूं तो और प्रतिबिंब मेरा दूर चला जाता है। तो ये बात मैं बताया कि दर्पण से जितनी दूरी पर सामने में रहता हूं दर्पण के उतना ही पीछे मेरा प्रतिबिंब बनता है। यही बात मैंने बताया, 5वीं बात। और 6ठी बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर, लेकिन ये 5 बात तो हम लोग दर्पण देखकर सब याद कर गए। क्या क्या किए कि मेरा प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है और सीधा है। दूसरी बात मैंने बताया कि मेरा प्रतिबिंब जो है उसको हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरी बात बताया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथी बात बताया कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। और 5वीं बात मैंने बताया कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने जितना दूर पर बिंब होता है यानी वस्तु होता है उतना ही दूर पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूं। ये तो हम लोग अपने घर पर खेल देखेंगे, मन करे तो जब मन करे तो खेल देख लीजिए। 2 गो दर्पण लीजिए, दोनों दर्पण को कुछ कोण पर रखिए, ऐसे ऐसे लगा के रखिए, ऐसे ऐसे लगा के रखिए, यानी दोनों के बीच कुछ कोण बनता है। ठीक है ना, तो ये कोण बनता है। अब बीच में कोई वस्तु रखिए और देखिए कि उसका कई गो प्रतिबिंब बनता है। ये तो हम लोग खेल खेलते हैं, घर घर में खेल खेलते हैं, और आप भी इस खेल को खेलिए। ठीक है, मैं कहता हूं तो उसी खेल को मैं दिखाने जाता हूं कि जब 2 समतल दर्पण कुछ थीटा कोण पर हो तो क्या होता है। तो हम इसमें 3 गो खेल आपको दिखा रहे हैं कि जब 360 में जितना कोण पर आप रखे हैं उस कोण से अगर 360 में दिया भाग दें और वो भाग देने पर यदि जो है सो कि सम आए, यानी सम विषम 2 संख्या होती है, 2, 4, 6 ये सब सम है, तो सम यदि आए तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होती है। यदि 360 में यदि आप भाग देते हो किससे, यदि तुम 60 से ही भाग दे दो तो 60 से भाग देते हो तो तुम्हारा कितना आया, तुम्हारा देखो 4 आ गया। तो 4 तुम्हारा जब आया यानी कि सम आ रहा है, यदि सम ही आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो 4 - 1 यानी कि 3 होगी। ठीक है ना, यही बात मुझे बताना था, ये बात मुझे बताना था कि सम यदि होगा 360/θ यदि सम है तो ये हमारा प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, उसमें से 1 कम कर दीजिए। तो 360 डिग्री में 60 डिग्री से भाग देंगे तो ऐसा होगा। यदि 360 में थीटा से भाग देते हो और यदि वो विषम आता है, यदि वो विषम आता है तब क्या होगा। जब विषम आएगा तब प्रतिबिंब की संख्या देखिए 2 मामलों पर निर्भर करती है कि जो वस्तु है वो असम्मित है कि सम्मित है। सम्मित का मतलब वो होता है कि किसी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटा जा सके, और जिसको बराबर बराबर 2 भागों में नहीं बांटा जा सके उसको असम्मित है। तो दोनों तरह की वस्तु के हिसाब से हमारा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु असम्मित है तो 360 में यदि भाग दे और विषम आता है तो उतना ही आपको उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन अगर सम्मित है तो उसमें से जो आता है उसमें से 1 कम कर दो, इतना होगा। यदि 360 में यदि हम भाग देते हैं, अगर मान लो थीटा से भाग दे और मेरा 5 आता है, तो अगर असम्मित है वस्तु तो मेरा 5 प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन सम्मित है तो कितना बनेगा, तो 5 में से 1 यानी कि 4 बनेगा। ये बात मुझे बताना था। और एक तीसरी बात बता रहे हैं, यदि थीटा से 360 में भाग देते हो, थीटा से 360 में भाग देते हो, देख लो बता रहे हैं थोड़ा सा,
थीटा से 360 में भाग देते हो और 360 में भाग दिए थीटा से, और तुम्हारा जो है सो कि कोई ऐसा अंक आ जाए जैसे कि 4.15 आ जाए, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो ये जो 4 जो पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है ना, मेरा प्रतिबिंब 4 बनेगा। यदि ऐसा हो जाए कि 5.5 लिख आ जाए, तो मेरा ये पॉइंट के पहले जो आ रहा है इतना ही मेरा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम क्लियर कट में हम लोग बात को समझ रहे हैं। इतनी सुंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एकदम तस्वीर सामने झलक रही है। बस ये हम समतल दर्पण में, हमारे घर में जो आईना है, जो समतल दर्पण है, उसमें जो मैं रोज देखता हूं चेहरा, ये सब हम खेल खेल में इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं हम लोग। चलिए, आप लोग मन करे तो इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अभी जब मैंने काल्पनिक लिखा और वास्तविक काल्पनिक लिखा, तो आपके दिमाग में चला कि भाई काल्पनिक क्या है और वास्तविक क्या है। तो 2 तरह के प्रतिबिंब हमको मिलते हैं, एक काल्पनिक होता है और एक वास्तविक होता है। हम देखना चाहते हैं कि किसको हम काल्पनिक कहते हैं और किसको हम वास्तविक कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा सीधा बनेगा। ये तो आम बोलचाल की भाषा मैंने बता दिया, ठीक है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के सामने में बनता है। वास्तविक जब भी बनता है दर्पण के सामने में बनता है। तो देखिए, आप दर्पण के सामने थे, समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है। जी हाँ, काल्पनिक बन रहा है। तो काल्पनिक कब कहां बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनता है। और वास्तविक कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनता है। यह वास्तविक बनता कैसे है? तो वास्तविक बनता है कि परावर्तन के बाद जब किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और परावर्तन के बाद जब किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती है तो वास्तविक, अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त इसको कर सकते हैं और काल्पनिक को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो समतल दर्पण जो हमारे घर में है, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसके प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, हम लोग देख लिए। इसमें अंतर क्या है? चलते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वही जो गोलीय दर्पण हमने छोड़ा था। समतल दर्पण तो बता दिए थे, गोलीय दर्पण मैंने छोड़ दिया था। उसी गोलीय दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। जरा देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। कोई गोला ले लो, कोई स्फीयर ले लो, कोई गोला ले लो, और उस गोले का एक टुकड़ा, किसी भी गोले का एक टुकड़ा, ठीक है ना, किसी गोले का एक टुकड़ा लेंगे और उस गोले के टुकड़े को लेकर, और हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक टुकड़ा लेते हैं, किसी भी गोले का एक टुकड़ा लेते हैं और उस टुकड़े को लेकर जरा सा हम लोग देखते हैं कि उसका एक भाग, किसी भी गोले का एक टुकड़ा लेते हैं, यानी गोले का एक भाग लेते हैं जिसकी एक सतह क्या है? एक सतह परावर्तक और दूसरी सतह क्या है? एक सतह परावर्तक है और दूसरी सतह रजतित है। यानी जैसा ले लो, यहां भी ले लो, यहां भी बना देते हैं, एक टुकड़ा यहां भी लिए है, देख लीजिए। ये गोला मैंने लिया, इस गोले का एक टुकड़ा, ठीक है। तो एक गोले का टुकड़ा लेते हैं हम, और इसमें देखिए मुझे 2 तरह के मैं दिखा रहा हूं कि 2 तरह के दर्पण यहां पर बन रहे हैं। किसी गोले का एक भाग जिसकी एक पृष्ठ परावर्तक और दूसरी पृष्ठ क्या है? रजतित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हमारे सामने है कि 2 तरह के बन रहे हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो उत्तल दर्पण वो है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, और अवतल वो है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मिटा दें अगर, तो यहां आपको सीधे दिखाई दे रहा है, सीधे दोनों 2 तरह से दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है रे भाई? तो परावर्तक पृष्ठ जिसका उठा हुआ है, जो उठा हुआ है, तो ये हो गया उत्तल, ठीक है ना, और इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल। तो 2 तरह के मैंने देखा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 2 तरह के दर्पण को मैंने देखा यहां पर, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए कि उत्तल दर्पण किसको। तो आप ये भी याद करो, ऊ से उत्तल ऊ से उभरा चाहे उठा हुआ, ऊ से उत्तल चाहे ऊ से उठा हुआ चाहे उभरा हुआ।
इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल, जब एक उठा हुआ है दूसरा क्या है धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है। परावर्तक सतह की उठाव और धंसाव के कारण दो प्रकार के गोलीय दर्पण मुझे मिलते हैं, ये जान गए हम लोग। अब मेरे पास है कि वक्रता केंद्र क्या है। मैं कोई दर्पण लेता हूं, कोई गोलीय दर्पण लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये गोलीय दर्पण लिया और इस गोलीय दर्पण की जिसका एक टुकड़ा है, कौन सी, जिसका एक टुकड़ा है आपका, एक टुकड़ा जिसका किसी गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा, एक भाग को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो लिए है, जिस गोले से हमने बनाया है गोलीय दर्पण को, उस गोले का जहां केंद्र होता है, यहां देखिए केंद्र इस गोले का, जिस दर्पण को मैंने बनाया है, जिस गोले से मैंने दर्पण को बनाया है, उस गोले का जहां केंद्र होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। और यही सी क्या दिखाता है हमको, सी हमको दिखाता है, इसी को कहते हो वक्रता केंद्र, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझिएगा, दिक्कत है तो फिर से समझिएगा कि दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, उस गोले का जहां केंद्र होता है, वही उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्लियर हम लोग जान गए, ठीक है। तो ये इधर बना, देखिए उठा हुआ है तो उत्तल है। अगर हम लोग इसमें इधर से अगर रंग दे, इसको इधर से रंग दे, तो ये देखिए कि धंसा हुआ है, और धंसा हुआ है तो ये धंसा हुआ क्या होगा, ये अवतल। तो इसका भी वक्रता केंद्र ही पर, क्योंकि ये भी इसी गोले का बना हुआ है। तो इस गोले का एक भाग, इस गोले का जहां केंद्र है, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र जान गए। अब एक शब्द मेरे सामने है ध्रुव। ध्रुव क्या है रे भाई, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। मान लो ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यहां आ रहा है, ये मध्य बिंदु है। ये दर्पण है, इसका यहां मध्य बिंदु आ रहा है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, वही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी से डिनोट करते हैं ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में कह सकते हो ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र। ये गोलीय दर्पण है, इसका ज्यामितीय जहां केंद्र है, यही इसकी क्या कहलाती है, ये इसका ध्रुव कहलाती है। दो तरह के डेफिनेशन दिए हैं। पहला वाला थोड़ा ज्यादा आपको आसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग वक्रता केंद्र जान गए और ध्रुव जान गए। अब मेरे सामने प्रश्न है कि मुख्य अक्ष क्या है। तभी मैंने बताया कि मुख्य अक्ष क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई दर्पण लिया, दर्पण इस गोले का एक टुकड़ा है, इसी गोले का एक टुकड़ा है, ठीक है। दर्पण इस गोले का टुकड़ा है, देखते हैं इस गोले का टुकड़ा है दर्पण। तो ये गोले का टुकड़ा है, ये इधर हमने उत्तल बनाया और इधर मुझे मन करता है तो मैं अवतल बना देता हूं, ठीक है। तो गोले का जो टुकड़ा है और इस गोले का जहां केंद्र है, इसको मैं वक्रता केंद्र कहता हूं। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र और ये इसका ध्रुव, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये ध्रुव और इस वक्रता केंद्र, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो पीसी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। पीसी ये मुख्य अक्ष, पी से सी को मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये भी जान गए। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसको आर से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को, ठीक है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग कहते हैं, इतनी दूरी को हम लोग कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही मैंने लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। हमने कहा कि दर्पण की ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
एक एक टर्म से हम रिलेटेड चल रहे हैं कि मैंने कहा एकदम स्पष्ट बताया कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाया, ठीक है। और दर्पण का मध्य बिंदु इसका ध्रुव कहलाया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाया। यहां देखो इसके और इसके बीच की दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाया। ये हम लोग जान गए, बहुत बढ़िया से सब टर्म को हम लोग सीख रहे हैं। और फिर देखते हैं हमारे पास दर्पण के द्वारक से क्या समझते हैं। तो दर्पण के द्वारक, दर्पण की चौड़ाई दर्पण की द्वारक कहलाती है। दर्पण की चौड़ाई, तो यहां से लेकर यहां तक की जो आप चौड़ाई देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई देख रहे हो, ठीक है ना। मैं बना देता हूं, फिर से बना देता हूं, फिर से मैं बना देता हूं, जरा देखिए इसको कि दर्पण की द्वारक से क्या समझते हैं। ये मान लो कि मैंने बनाया, ये बनाया, या छोड़िए उसको, यहां मैं एक दर्पण बना रहा हूं, ये दर्पण बना रहा हूं, ठीक है। ये दर्पण बनाकर यहां जरा देखिए कि इसको मैं इधर से रंग दे रहा हूं, रंग दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है यही द्वारक है। यहां से लेकर और यहां तक की जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यही चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। एकदम क्लियर कंसेप्ट हम लोग सब समझ रहे हैं कि दर्पण की चौड़ाई ही क्या कहलाती है, दर्पण की द्वारक कहलाती है। क्लियर है यहां तक। अब हमारे सामने है कि दर्पण की मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। तो मैं आपको बहुत बढ़िया से बात बता देता हूं कि मान लो कि मेरे पास कोई दर्पण है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ठीक है ना, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। और इस अवतल दर्पण का हम मुख्य अक्ष लेते हैं। मान लो कि इसका वक्रता केंद्र यहां है और इसका ध्रुव यहां। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, बहुत सुंदर। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इस मुख्य अक्ष देख रहे हो ना, इसी के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही यहां जहां मिलती है, यही इसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम लोग कोई भी बना सकते हैं। ये हमने बनाया, अवतल बनाया, दूसरा मन कर दूसरा बना लीजिए, ठीक है ना। ये बनाया मैंने एक दर्पण, ठीक है ना। इस दर्पण को लो और हमने इसको इधर से बना दिया, ठीक है ना। जरा देखिए, इधर से मैंने रंग दिया, इधर से मैंने रचित कर दिया इसको। ये उत्तल है, और उत्तल के लिए हमने बताया यहां पर आपको कि ये देखिए, ये मेरा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब यहां से परावर्तित होती है तो ये इधर जाती है, लेकिन लग रही है कि कहां से जा रही है, तो लग रही है कि यहां से होकर जा रही है, यहां से होकर जा रही है। तो यही इसका क्या कहलाएगा, इसका मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। यही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। और सुंदर बनाने का मन करे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए, यहां से आ रहा है, ठीक है ना, जहां पर ये मिले। यही बात मुझे कहना है कि सीधे सीधे एकदम बहुत आसानी से हम लोग कह लें कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां मिलती है और यहां तो आया परावर्तन के बाद गया तो उधर, लेकिन लग रहा है कि यहीं से जा रहा है, यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यही इसका मुख्य फोकस कहलाता है। मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आपको क्लियर है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण की मुख्य फोकस कहलाती है। और एक सवाल, फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी है रे भैया कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो मध्य के बीच की जो दूरी है, ध्रुव यहां ध्रुव है इसका
और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। एकदम छोटी छोटी बातों में हम लोग एकदम सारी चीजों को समझ गए हैं। फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, एकदम इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में एकदम आते हैं, हम लोग जवाब दे देते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, सब बात समझ गए हैं। देखिए नेक्स्ट, अब मुझे बताना है कि ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता दीजिए। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या का। ये फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इस चीज को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यदि उसको सिद्ध करना पड़े तो सिद्ध कैसे करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। यहां हम लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे पास एक मान लीजिए अवतल दर्पण ही है, ठीक है, बहुत सुंदर है। देखिए यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और आने के बाद जा किधर रही है, ये मुख्य फोकस से जा रही है। ये मुख्य फोकस हो गया और ये हम अभिलंब बना दिए। अभिलंब यहां से एक लिए कि जिस पर अभिलंब किसको कहते हैं, जिस पथ से प्रकाश आए उसी पथ पर प्रकाश क्या हो जाए, लौट जाए, उसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहां पर सीधा सीधी ये आई है, दो समानांतर किरणों को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। यह आई और यह आई क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरी बात हमने पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों बातें मैंने लिखा है कि आई और आर क्या है, बराबर है। आई और आर बराबर है, यानी ए ओ सी और सी ओ एफ दोनों क्या है, बराबर है। और ये भी बराबर है। कोण ए ओ सी और कोण ओ सी एफ ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हाई इसके बराबर है और यही इसके भी बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। हाई और हाई दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ऐसी दशा में अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर है तो उसकी दो भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। हमने बात पढ़ा था। तो दो कोण बराबर है तो CF और OF ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और चूंकि यहां देख रहे हो दर्पण का द्वारक छोटा है तो OF जो है PF के बराबर है, तो CF OF के बराबर था तो CF और PF के बराबर हो गया। यही बात कहे हैं। जब CF PF के बराबर हो जाता है तब एक बात देखो यार, P से लेकर C तक की दूरी हम देखते हैं। तो P से लेकर C तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PF प्लस CF, PF प्लस CF। और CF के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF के बदला हम लोग PF लिख सकते हैं। तो ही CF का बदला PF लिख दिए हैं। तो PC इक्वल टू एगो PF है, एगो PF मिलकर कगो PF हुआ, दूगो PF हुआ। और हम लोग बात बताते हैं कि इसके इधर अगर चलोगे दूरी नापोगे तो माइनस में, इधर चलते हो तो प्लस में। तो इसके इधर फोकस दूरी भी इधर है और वक्रता त्रिज्या भी इधर है। इसीलिए मैंने PC की जगह पर -R कर दिया और PF जगह पर -F कर दिया। तो R इक्वल टू 2 -F, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2F। यही मुझे सिद्ध करना था, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2। हम सिद्ध कर लिए इसको आराम से, एकदम आराम से इसको सिद्ध कर लिए। जरा देखिए इसको, एकदम आराम से सिद्ध कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देखिए जरा सा कि गोलीय दर्पण की किरण आरेख बतलावे, कैसे कैसे किरण आएंगे और किधर किधर से गुजरेंगे, ये सीख लीजिए। ये सीख लेते हैं, इस पर मास्टरी है तो आप आराम से किसी भी प्रश्न को आप जवाब देते हैं। मैं यहां पर ज्यादा नहीं, आपको छह गो किरण दिखाऊंगा। पहला किरण में दिखा रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से होकर निकलती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। देख लीजिए ये हालात है। अवतल होगा तो यहां पर टकरा जाएंगी और उत्तल होगा तो आती हुई प्रतीत होती है। एक बात सीख गए। लेकिन जब किरण, इसी का ठीक उल्टा समझो कि जब किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, कोई किरण है ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तब इसी जो मुख्य अक्ष है इसी के समानांतर निकलेगी। ये जब कोई किरण आती है कहां, फोकस से होकर निकल, देखिए इसे लग रहा है कि फोकस से निकलेगी, तो ये जब परावर्तन के बाद ये जब जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। बस प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दो बात बता दिए। तीसरा बता रहे हैं कि जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से जब किरण गुजरेगी तो जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर लौटेगी। वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर क्या होती है, लौटती है।
और चौथी बात बता रहे हैं कि जब किरण मुख्य अक्ष से तिरछी ध्रुव पर आती है, ये ध्रुव पर आती है, तो जैसे तिरछी आती है जितना यहाँ कोण बनेगा उतना ही यहाँ कोण बनेगा और इसी तरह से ये लौट जाएंगी। ठीक है, तो हमने सब किरण आरेख को देख लिया है, सारे किरण आरेख को देख लिया है और हमारे सामने है कि अवतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहां पर वस्तु को रखोगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को हम देखने चलते हैं उस चीज को देखने कि अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु होगा तो मेरा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जरा देखो यार, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब अनंत पर हो तो अनंत से ला रहे हैं, अनंत से आएगा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जाकर मिलेगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आकर मिलेगा, यानी मेरा प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। जब यहां पर बन रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब मेरा कैसा है, वास्तविक। क्यों भाई? तो वास्तविक कटान से बन रहा है। जब वास्तविक कटान होगा तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक होगा। और दूसरी बात बता रहे हैं कि मेरा प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो निश्चित रूप से उल्टा होगा। अब देखिए कितना छोटा सा बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, एकदम बिंदुवत बन रहा है। ठीक है ना, बहुत छोटा, और बन कहां रहा है? एफ पर बन रहा है। यही बात मुझे दिमाग में सेट करनी है। दूसरी बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत, ये अनंत देख लिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत से आ रहे या वक्रता केंद्र दोनों के बीच में जो वस्तु हो तब क्या होगा? तो देखिए यहां से ये चला और यहां से निकला तो मुख्य फोकस से होकर निकला, और जब सी से पर जाएगा, अभी पढ़े हम लोग, सी से वक्रता केंद्र से जाएगा तो उसी पर लौटता है। और यहां पर देखिए वास्तविक कटान हो रहा है, तो वास्तविक कटान से बनने वाला क्या होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा तो है ये है। ठीक है, आज छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है, अब प्रतिबिंब छोटा है, और बन कहां रहा है? सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। हम लोग तीसरा देखते हैं केस कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब क्या होगा, वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा। तो देखिए मेरा ये रेखा आया, ये मुख्य अक्ष से समानांतर आया, तो कट कर कहां जाएगा? एफ से जाएगा। अब फिर जब देखिए कि यहां से जब चलेगा और जब यहां से मुख्य फोकस पर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है, यानी कि जितना यही सी पर ही आकर मेरा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको सीधे दिखाई दे कि वास्तविक कटान से बन रहा है, तो वास्तविक कटान से बनने के चलते यह वास्तविक है। और देखिए उल्टा भी है, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, और जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब उतना ही के बराबर है, तो वस्तु के आकार के ही बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, और बन कहां रहा है? सी पर। तो एक चीज यही दिखाई दे रहा है कि अनंत पर था तो मेरा प्रतिबिंब फोकस पर बना, अनंत से थोड़ा नजदीक आया वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा इधर घसका, यानी कि सी की तरफ बढ़ा, और जब सी पर आया तो सी पर ही बन गया। यही चीज मुझे खास करके देखना है कि अनंत से आ रहा है तो फोकस पर, अनंत से नजदीक आ रहा है, सी के नजदीक आ रहा है तो फोकस से थोड़ा इधर घसक रहा है, यानी वस्तु इधर से इधर घसक रहा है और प्रतिबिंब उधर से इधर घसक रहा है। यह चीज को हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, और जब प्रतिबिंब जो है सी पर एकदम वस्तु के बराबर बन रहा है। चलिए और भी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सी से थोड़ा घस के, और सी और एफ के बीच में जब वस्तु को, सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है? तब ये तो आया और मुख्य फोकस से होकर निकला। ठीक है, और जो सी पर चला तो उसी पर से आता है जाता है, यानी मेरा प्रतिबिंब जो है सो कि कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, वास्तविक कटान से बन रहा है, यानी वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। सी पर रखे थे तो सी के बराबर, अब बड़ा बनना शुरू हुआ। एफ जब अनंत से आया तो एफ पर छोटा, जब अनंत से सी के बीच में हुआ तो सी और एफ के बीच में थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा छोटा ही था, लेकिन जब हम लोग रखते हैं सी पर तो बराबर बन गया, सी से इधर गया तो क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, और बन कहां रहा है? और सी और अनंत के बीच में जा रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यदि इसको उठा के यदि हम एफ पर रख दें, यदि वस्तु को एफ पर रख दे तो वस्तु को जब एफ पर रखते हैं देखिए आ रहा है और इसी से जाएगा और इसी से लौटेगा, इसका मतलब कि हमरा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर बनेगा तो अभी तक वास्तविक बन रहा था, अब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा। अब बनेगा कहां? अनंत पर बनेगा। ये बात हम लोग देख ले। और अब वस्तु को यदि एफ और पी यानी कि ध्रुव के बीच में रख रहे हैं,
एफ और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, तो देखिए ये आया और लग रहा है कि यहां से जाने के बाद लग रहा है कि कहां, यहां बन रहा है दर्पण के पीछे, यानी काल्पनिक बन रहा है, वास्तविक कटांश नहीं बन रहा है, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमने 6 तरह के केस को दिखाया अवतल दर्पण में। ऐसा ही थोड़ा सा हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में भी हमारे सामने 2 हम प्रतिबिंब बनाए हैं, ज्यादा नहीं, कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, अनंत और ध्रुव के बीच में, ध्रुव है और अनंत के बीच में हो, तब हम लोग का क्या बनता है, तो ये इसके समानांतर आने वाली रेखा, ये जाएगा परिवर्तन के बाद इधर से जा रहा है और लग रहा है कि एफ से होकर निकल रहा है, और दूसरा जो यहां से चला सी से ऐसी पर से लौटेगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो वस्तु देखो प्रतिबिंब मेरा यहां बन रहा है, वास्तविक कटांश नहीं बन रहा है। वास्तविक कटांश नहीं बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। लेकिन जब वस्तु यदि अनंत पर हो, अनंत और सी के पी के बीच में रखे तो यहाँ पी और एफ के बीच में बना, और जब वस्तु अनंत पर है तब बनेगा कहां, लग रहा है कि एफ पर बन रहा है, ठीक है ना, यही आया और इधर गया, आया और इधर गया, और लग रहा है कि एफ पर मिल रहे हैं, यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बहुत ही छोटा, बनेगा कहां, एफ पर। तो एक और गौर चेक करने की चीज है कि जब अनंत से आता है तो बनता है एफ पर, जब अनंत से आएगा वस्तु तो एफ पर बनेगा, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, दोनों में उत्तल या अवतल जो हो, अगर अनंत से आता है, अनंत से आएगा तो जब बनेगा तो एफ पर बनेगा, अनंत से आएगा तो एफ पर बनेगा। लेकिन जब वस्तु को आप एफ पर रख देते हो, इसी में देखो कि जब वस्तु को एफ पर रखते हैं अवतल में तो बन कहां रहा है, एफ पर रखते हो तो बन कहां रहा है, अनंत पर, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि अगर वस्तु एफ पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, और वस्तु एफ पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा में चलते हैं। तो दोनों में हम लोग अवतल में भी अवतल में भी सब हम लोग खेल को देख लिए हैं, ये कि प्रतिबिंब का रुख कैसा है, कैसे कैसे बनते हैं, कब वास्तविक कब काल्पनिक, देख लीजिएगा। एक बात और मिलाने की चीज है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा 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 काल्पनिक ही बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल में दोनों वास्तविक और काल्पनिक दोनों, लेकिन उत्तल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दर्पण में चिन्ह परिपाटी को बताते हैं। मुझे यह बताना है कि कब हम प्लस लेंगे और कब हम माइनस लेंगे। देखिए यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर चलिएगा, ऊपर नापना हो, चाहे इस दर्पण के इस साइड हो चाहे इस साइड हो, दोनों साइड में कहीं भी हो, लेकिन इस रेखा के लिए आप ऊपर नाप रहे हैं तो प्लस में, इस रेखा के नीचे नाप रहे हैं तो माइनस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है ना, कोई दर्पण हो, इस रेखा के ऊपर चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, ऊपर में भी है, इस रेखा के ऊपर में नाप रहे हो तो प्लस, नीचे में नाप रहे हो तो माइनस। एक बात यही दिमाग में सेट कीजिए। दूसरी बात, ये ध्रुव है, ध्रुव से यदि आप इधर चल रहे हो तो माइनस, इधर चल रहे हो तो प्लस, ध्रुव से इधर चल रहे हो तो माइनस, इधर चल रहे हो तो प्लस। ये कब इधर, देखिए ये प्रकाश आ रहा है, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर के तरफ यदि ध्रुव से चलते हो तो माइनस, और जिधर जा रहा है प्रकाश ध्रुव के इधर चल रहे हो तो प्लस। और यही बात यही बताया कि प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश जिधर से आ रहा है उधर की तरफ ध्रुव से इधर चल रहे हो तो आपका हो जाएगा माइनस, और इधर साइड में प्लस। इतना ही बात याद रखना है, हमारा सब क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे सामने है दर्पण सूत्र। आपसे कोई पूछे दर्पण सूत्र क्या है भाई, दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। क्या ऐसा होता है, कैसे हम इसको ला सकते हैं? तो हमारा दिमाग चला कि थोड़ा सा इसको भी मैं सिद्ध करके दिखा दूं कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u हमसे आता है कि नहीं आता है। हमने क्या किया कि एक वस्तु लिया, अवतल दर्पण को लिए हैं और एक वस्तु लिए हैं। देखिए ये गया है, प्रथम लाइन में दिखा रहा हूं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर निकलेगा। बढ़िया बात, एक बात बताया। दूसरी बात बताया है कि जहां से चला, यहां से सी से चला है और सी पर ही लौटेगा, यानी कि हमारा जो है सो कि यहीं पर देख लीजिए, एक बात मैंने बताया है, ठीक है ना। और एक तीसरी रेखा में दिखा रहा हूं कि यहां से देखिए, एक तीसरी रेखा में दिखा रहा हूं आपको कि यहां से चलिए, ठीक है ना, और यहां आया और यहीं से होकर इसको काट रहा है। जरा देखिएगा, देखिएगा, यह तीसरा रेखा में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है।
चलिए 3 रेखा के सहारे से मैं बात करता हूं। तो एक त्रिभुज लिया मैंने कि ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा लेते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी यहां है। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दोनों के दोनों समरूप है। जब समरूप होंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए बी डैश बी डैश, और बी सी इक्वल टू बी सी बटा बी डैश सी, ये बात मैंने कर लिया। ठीक इसी प्रकार से एक और त्रिभुज देखिए, ए बी पी एक त्रिभुज ये है, और दूसरा लेते हैं ए डैश बी डैश पी, दूसरा ये लेते हैं यहां से यहां, और एक लेते हैं ए बी पी, ये लेते हैं, दोनों समरूप है, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश ये तो हम मालूम है, और दूसरा बीपी बटा बीपी बटा बी डैश पी ये लेते हैं हम लोग। तो ये एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा, यानी बीसी बटा बी डैश सी इक्वल टू बीपी बटा बी डैश पी, ये बात मुझे मालूम है। अब यहां से मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि जो भी दूरी आप मापोगे, कभी भी दिमाग में सेट करो, जब भी दूरी मापोगे तो आप ये ध्रुव से मापते हो, ये पी से मापते हो, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैंने एक यहां पर एक रेलवे लाइन मान लो बैठा दिए हैं, ठीक है, और हमारे पास स्टेशन है, एक पटना है, ये बहलोलपुर है, और ये छपरा है, और ये बलिया है, मान के चलिए। तब मैंने कहा कि मुझे पता है कि पटना से बलिया की दूरी मान लो कि 80 किलोमीटर है, और पटना से छपरा की दूरी मान लो कि 60 किलोमीटर है, और मैं आपसे पूछूं कि बता दो कि बलिया और छपरा के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपके लिए आसान है बताना कि पटना से बलिया 80 और तो पटना से छपरा 60, तो बलिया से छपरा कितना होगा, तो 80 माइनस 60 यानी कि 20 होगा। यहां से कितना होगी, 20 ना होगा यार। तो हमने क्या किया है बताने के लिए, ये 80 में से 60 घटाया है, 80 का मतलब पटना से बलिया था, पटना से, तो यही बीसी के जगह पर मैंने लिखा है कि पटना से बलिया अब माइनस पटना से छपरा, यही बातों को मैंने लिख दिया, 80 माइनस 60 लिखा है, यानी बीपी माइनस पीसी लिख दिया है। अब बी डैश सी मुझे पता लगाना है। मुझे पता है कि पटना से बहलोलपुर की दूरी यदि 40 किलोमीटर है, मान के चलिए, ठीक है ना, तो ये बहलोलपुर से छपरा की दूरी कितनी होगी, तो मुझे तो पटना से छपरा की दूरी पता है 60 है, और पटना से बहलोलपुर 40 है, तो यहां से हाथ कितनी होगी, तो 40 माइनस 60, 60 माइनस 40 यानी कि 20, ठीक है, यही पता लगा लिए। तो यही बी डैश सी लिखने के लिए मैंने लिखा है, बी डैश सी के बदले मैंने लिखा है कि पटना से छपरा और माइनस पटना से बहलोलपुर, इसको कर दिया है। तो इस दोनों को हमने ऐसे लिखा है। पूछे काहे लिखे हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो भी दूरी नापेंगे ये ध्रुव से मापेंगे, पी से मापेंगे। इसमें ध्रुव नजर नहीं आ रहा था, पी कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे पी के रूप में कन्वर्ट इसको करना पड़ा है, ये काम मैंने किया है। अब एक और बढ़िया बात बता देते हैं, वस्तु की दूरी को, जहां वस्तु है, वस्तु यहां है, वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं, और वक्रता त्रिज्या के तौर से हम दर्शाते ही हैं, तो क्लियर है, पहले से जानते हैं। और चूंकि सब इधर है, सब के सब इधर है, इसलिए सब में क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस यू माइनस भी माइनस आर। अब सब का वैल्यू हम चुपचाप रख देते हैं, बीपी की जगह पर माइनस यू, पीसी की जगह पर माइनस आर, पीसी की जगह पर माइनस आर, बी डैश पी की जगह माइनस भी, और बीपी की जगह पर माइनस यू, बी डैश पी की जगह माइनस यू, ये माइनस माइनस कट गया, यू बाई भी हुआ, और इसका हम लोग देखे हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख दिए हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, तो यही हमारा आ गया माइनस यू भी, ये माइनस यू भी प्लस भी आर, और इक्वल टू माइनस यू आर और प्लस यू भी, यही बात मैंने लिखा है। और सब में मैंने यू भी आर से सब में भाग दे दिए हैं, यू भी आर से भाग दिए हैं, तो यू भी कट गया, तो माइनस 1 बाई आर, यहां पर वी आर कट गया, तो 1 बाई यू, यहां पर यू आर कट गया, माइनस 1 बाई भी, यहां पर यू भी कट गया, 1 बाई आर। अब हम लोग जात को जात के पास पहुंचा देते हैं, एक राय जी को दूसरे राय जी के पास पहुंचा देते हैं, तो ये माइनस इधर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई आर और प्लस 1 बाई आर यानी कि 2 बाई आर, और ये हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस था, इस पर आया तो प्लस हो गया, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। और हम जानते हैं कि r बराबर 2f, हम लोग तो अभी सिद्ध किए हैं, तो r इक्वल टू 2f, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। मुझे यही सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध भी कर लिया। यदि ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग दर्पण सूत्र जान गए, यहां से भी क्वेश्चन बरियार उठता है। हमने सबको आपको बहुत सारा चीज यहां सिखाया, इस क्वेश्चन के माध्यम से चिन्ह लेना सिखा दिया,
कैसे कैसे दूरी मापते हैं सिखा दिया, बहुत सारी चीजों को सिखाया भी है। यहाँ पर हमने किरण आरेख को भी दिखाया कि कैसे कैसे किरण आते हैं तो कहां से होकर गुजरता है। ये तो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहां भी मैंने उसका रिवीजन करा दिया है। चलिए अब हमारे पास बारी है कि देखने के लिए कि दर्पण की आवर्धन से क्या समझते हैं। आवर्धन का मतलब यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, दोनों का अनुपात ले लोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ले लोगे तो हमको उसका आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। यह मैंने लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। या एक और दूर से बताते हैं, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी भी करते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट यह है क्योंकि इसी से हम बता पाते हैं कि यह आवर्धन प्लस है कि माइनस है। जैसे यहां देखिए, ये प्रतिबिंब, हम वास्तविक प्रतिबिंब में चलते हैं। देखिए ये वस्तु लिए हैं, प्रतिबिंब यहां बना है, तो मैंने बताया है कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं तो प्लस और नीचे नापते हैं तो माइनस। तो ऊपर तो हम लोग प्लस ले लिया है, H1 प्लस है, H2 क्या है माइनस, ये इसके नीचे है माइनस। तो ये माइनस देखकर हम बता देते हैं कि आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। यहां देखिए ये दूरी के हिसाब से यदि चलते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी यहां है और वस्तु की दूरी यहां है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस ही आ रहे हैं। लेकिन प्लस आने के बावजूद हम ये नहीं कह रहे हैं कि m धनात्मक है, आवर्धन धनात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, ये इससे हमको पता चलता है, इससे पता नहीं चलता है। ये परफेक्ट ही है। तो इसीलिए एक बात और देखिए, यहां पर ये माइनस H2 बटा H1, इस माइनस को मैं इस पार कर दिया हूं। ये जब m इधर LHS बराबर RHS बराबर होगा तो H2 बटा H1 इक्वल टू माइनस V बटा U। ये कोई भी दर्पण हो, कोई भी प्रतिबिंब हो, ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहता है। चलिए इस रिलेशन को आगे भी हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया तो क्या होगा, तो मैंने बताया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में बनता है और उत्तल में ही बनता है। जरा अवतल में देखते हैं तो देखें, अभी बना कर देखे थे काल्पनिक प्रतिबिंब ये बना था, ठीक है ना। तो देखो H2 बटा H1, ठीक है ना, दोनों ऊपर है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर है दोनों, तो दोनों प्लस में है, ठीक है ना। इसीलिए m क्या होगा, धनात्मक होता है। और यहां देखते हैं कि क्या देखते हैं कि वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इधर है, तो इधर चलते हो तो प्लस और इधर चलते हो तो माइनस, यानी कि V बटा माइनस U। लेकिन ये दोनों को जब मिलाते हैं तो H2 बटा H1 इक्वल टू माइनस V बटा U। देखिए जैसा यहां आया वैसा यहां भी आया, ये नहीं बदलता है। चलिए यहां तरह देखते हैं, जरा इसमें खेल देखते हैं। दोनों जो है सो कि ये इस मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये क्या होता है H2 बटा H1, यानी कि ये धनात्मक, m धनात्मक होता है, ठीक है। ये दिमाग में सेट कीजिएगा और ये तो रिलेशन हमेशा रहेगा, H2 बटा H1 इक्वल टू माइनस V बटा U। यहां भी देखिए इधर वस्तु है U और इधर प्रतिबिंब है प्लस में, तो V बटा U। तो ये रिलेशन हमेशा, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ये रिलेशन हमेशा सेम रहता है। और एक और बढ़िया बात बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में ये जो आवर्धन है ये 1 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में m जो है सो कि 1 से क्या होगा, छोटा होता है। जरा सा देखिएगा, m से क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब में देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में m जो है सो कि क्या है, 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ये H2 छोटा है और ये बड़ा है। जरा से 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट गौर फरमाएंगे हम लोग, यहाँ पर 1 मिनट गौर फरमाते हैं। 1 मिनट जरा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है ना। m इज, यहाँ पर m जो है देखिए H2 छोटा है और ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो मान तो m का 1 से कम आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सो कि ये H2 बड़ा है तो m जो है सो कि बड़ा होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर फिर हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब छोटा है तो 1 से छोटा होगा, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा यह आवर्धन 1 के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग निकाल लिए हैं, देख लिए हैं, ये भी समझ गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इनके उपयोग से कि कहां उपयोग करते हैं। समतल दर्पण से है कि ड्राइवर की सहायता के लिए सड़क पर ब्लाइंड टर्न पर, किसी मोड़ पर एकदम एकाएक घुमा हुआ, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस पर कि क्या है नहीं है, तो वहां पर हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कौन सा दर्पण का, समतल दर्पण का, ठीक है।
चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का, तो वहां भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप के रूप में प्रकाशीय संयंत्र में परावर्तक रूप में किस दर्पण का, तो यहां भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी हम लोग जान गए। देखते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो क्योंकि प्रकाश की समानांतर किरण पुंज को पाने के लिए। तो एक बात में एक लाइन में तो हम लोग बता सकते हैं, यदि इसकी व्याख्या करनी हो तो क्या बताएंगे कि जब किसी बल्ब को अवतल दर्पण की फोकस पर रखोगे, अवतल दर्पण की फोकस पर रखोगे तो फोकस पर रखने के बाद वो क्या होता है, वो समानांतर निकलता है। कैसा निकलता है, आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती हैं। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग टॉर्च, सर्च लाइट या वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ रहे हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, कि चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, देखें फिगर को बनाकर हम लोग पहले भी रखा जाता है, तो उसका सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये इसका मैंने व्याख्या कर दिया, ठीक है। ऐसा ही दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, तो क्योंकि रोगी की दांत की बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। बड़ा प्रतिबिंब कैसे देखे हैं, यही व्याख्या है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए हमारे पास है कि सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो धूप को एक ही जगह केंद्रित कर ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा पाने के लिए, ठीक है ना, उत्पन्न करने के लिए। तो अनंत से आने वाली व्याख्या बता दी है इसका, अनंत से आने वाली समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस पर आ जाती हैं, एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। इस तरह से सोलर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि वाहन में साइड मिरर के रूप में, जो भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसके बगल में एक मिरर लगा रहता है, एक साइड मिरर लगा रहता है, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है सो कि विस्तृत दृष्टि, दो बात बताते हैं, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र एक बात और बनाता है, और दूसरा कि छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए ये दो ही कारण है जिसके चलते वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गली की लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, कि बड़े क्षेत्र में प्रकाश को अपसारित किया जाए। कैसे, और अगला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े दुकानों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि ग्राहक की क्रियाकलाप की निगरानी के लिए, क्योंकि इसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है और छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यही व्याख्या ये सब के लिए है और यही मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और गर्मी की लाइट में उत्तल दर्पण तो बड़े क्षेत्र में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में क्या करता है, अपसारित कर देता है, निकाल देता है। चलिए ये भी हम लोग जान गए। अब हमारे पास एक आध दो क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन हम लोग भेंट करेंगे। एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बतलाना, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है, वक्रता त्रिज्या। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध है R=2f, यानी F=R/2 और F=R हो गया 32/2 यानी F=16। देखिए यही क्वेश्चन यदि यहाँ उत्तल के बदले में यदि अवतल होता तब आंसर क्या होता, ये बात समझिए। तो यहां पर हम जो लिखे हैं F=R/2, तो हम यहां पर F=, अगर ये उत्तल के बदले में अवतल होता तो यहां पर जो 32 लिखे हैं यह -32 लिखते। क्यों रे भाई, तो यहां -32 इसलिए लिखते, यहां -32 इसलिए लिखते क्योंकि अवतल में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या माइनस होता है और उत्तल में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस होता है। ये ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन से। तो हम लोग यहां पर इसको काटेंगे तो ये -16 आया, यानी कि अवतल में माइनस में होता है फोकस दूरी और उत्तल में प्लस में होता है। अवतल में वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है और उत्तल में वक्रता त्रिज्या प्लस में होता है। ये चीज को हम लोग ध्यान से रखेंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कहां स्थित है, तो हम तो कहे हैं कि कोई भी होगा, तो ये फॉर्मूला तो लागू है H2/H1 = -V/U, ठीक है। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुना प्राप्त होता है, यानी कि H2 की जगह पर हम 2H1 कर दिए, ठीक है। बहुत सुंदर, H1 से H1 कट गया तो V = -2U, यानी V U का वैल्यू दिया है कितना, 10 दिया है, तो -2 × 10 = -20, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना, यानी कि दर्पण के सामने में ही बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं
कि सामने 10 सेंटीमीटर वस्तु का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में। चलिए यहां से देखिए हम लोग कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर के आकार का एक वस्तु रखा गया है। एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दा को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, प्रतिबिंब का आकार भी बतलावे। कुछ नहीं, मैंने अवतल दर्पण बना दिया है और देख लीजिए इसका फोकस यू भी बता दिया है और कितनी ऊंचाई है दिखा दिया है। और ये फॉर्मूला हम सेट करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। f की जगह पर -15, ये v और u की जगह पर -20 लिए हैं और 1/v = ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिए हैं। और हमने इसका एलसीएम लेकर इसको मैंने सोल्व किया है और यहाँ पर 20 - 15 यानी कि 5/-15 × 20, ये देखिए सोल्व कर दिया। 1/v = 1/-16 आया। अब v = -16, ये माइनस बताता है कि दर्पण के सामने में 60 सेंटीमीटर पर पर्दा लगा सकते हैं, जहां पर मुझे प्रतिबिंब को वहीं पर पर्दा लगाकर उतार सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका आकार बताना है तो S2/H1 = -v/u। S2/H1 दिया है 5 और ये हम लोग लिखे हैं कि 60/20 इसका वैल्यू आया है, मुझे आ गया है -15 सेंटीमीटर। इसका आकार भी हम लोग बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा जाता है। बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बतलावें। फिर वही काम करेंगे, वैसा ही लेकर चलेंगे और सबका वैल्यू रखेंगे। f की जगह पर -12, u की जगह पर -6 और वैसा ही लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। बस हम लोग सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर, हमें दिखाई देता है कि v जो है सो कि प्लस में आ रहा है, जो बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। यदि v माइनस में होता तो प्रतिबिंब वास्तविक होता, ये चूंकि v प्लस में है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। फिर आकार बता देंगे वैसे ही। S2/H1 = -v/u। S2/H1 दिया है 4, बस इसका वैल्यू रखेंगे v का और u का और मुझे S2 = 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जा रहा है। चलिए, किसी बस में उपयोग की गई उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि ड्राइवर बस के पीछे 10 मीटर पर किसी कार को देखता है तो उस कार की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बतलावें। बस हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण लिया है और सबकी स्थिति को मैंने फिगर से ड्रॉ किया है और ये फॉर्मूला लिखे हैं 1/f = 1/v + 1/u और वैल्यू रख दिया है कि f निकाले हैं। r का मान 3.5 तो f हो जाएगा 1.75। चूंकि उत्तल है तो f भी प्लस में और r भी प्लस में, तो यहाँ पर मैंने प्लस में रखा है 1/v। u तो दर्पण के सामने है तो -10 लिखे हैं और बस इसको सोल्व किए हैं तो मुझे v आ गया है 1.5 मीटर और प्लस दिखा रहा है, यहाँ v का वैल्यू प्लस में है, इस बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। फिर आकार देखने के लिए S2/H1 = -v/u मैंने वैल्यू को पुट किया है और मुझे S2 जो है, जो वस्तु का आकार है उसे 0.15 बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, एक अवतल दर्पण के सामने में 10 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब, तो 3 गुना है यानी S2/H1 यानी कि S2 = 3H1 रख दिया है। u का वैल्यू रखे हमको v = हमको 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है और जो प्राप्त हो गया है उससे हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। f निकाल लेंगे तो r निकल जाएगा, तो f निकालने के लिए मैंने 1/f इसको रखा है, सबका वैल्यू पुट किया है। f मुझे मिल गया है कितना, -15, तो r = 2f होता है तो 2 × -15 यानी कि r = -30 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे ये मिल गया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखना चाहिए ताकि 2 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो बस यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। S2/H1 = -v/u और 2 गुना है तो 2 गुना के लिए मैं 2H1 रखे हैं, H1 कट जाएगा तो v = -2u और इसी को हम यहाँ पुट किए हैं। v की जगह पर -2 लिखे हैं, f जगह पर -20 लिखे हैं। बस हमने सोल्व किया है, हमको मिल गया है u = -10 सेंटीमीटर, हमने ये भी निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखना चाहिए कि 2 गुना, ये हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहीं से हम सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत तरह का क्वेश्चन भी देख लिया, बहुत तरह की थ्योरी को भी देख लिया और मुझे यकीन है कि इस चैप्टर पूरी फुल कंसेप्ट में आपको क्लियर होगी और हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर
आने के मूड में नहीं है। बहुत सारी चीजों को विस्तार से मैंने बता दिया है और क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अब सब बता दिए हैं। जहां जहां पर रिमार्केबल चीज है वो सब चीजों को मैंने बताया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।